हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, प्रणाम, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गूगल जांगिड़ मैथ्स पे, जिसमें मैं लेकर के आया हूं डिफरेंशियल इक्वेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बीएससी बीएड एग्जाम 2024 पार्ट 3। चलिए शुरू करते हैं। इस पार्ट के अंदर अपने पढ़ेंगे अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से। इस पार्ट में से क्वेश्चन आना 110% तय है कि आज ये जो लेक्चर हम पढ़ेंगे इसमें से क्वेश्चंस आपको हर हाल में मिलेगा। तो अच्छे से इसको देखिएगा, सोल्व कीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी अपने साथियों के साथ क्लास का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही कल है गुरु पूर्णिमा, आप सभी को उसकी अग्रिम बधाइयां, शुभकामनाएं आप सभी को। और कल इस पावन पर्व पर मिल सकता है हमारे इस आपके अपने कोचिंग ऐप की तरफ से बहुत बढ़िया ऑफर सभी कोर्सेज पे। तो अपने सभी साथियों के साथ इस बात को भी जरूर साझा कीजिएगा। इसकी जानकारी भी आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल गूगल जांगिड़ मैथ्स पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर अपने। अब इस लेक्चर में अपने पढ़ने वाले हैं अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण के बारे में। इस लेक्चर में अपने बात करेंगे अचर गुणांकों वाले अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण का हल किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में अपने को इस लेक्चर के अंदर पढ़ना है। अब अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण जो होते हैं वो किस प्रकार के आपके पास होंगे। डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन, ठीक है। ये यहाँ पे अपने क्या है, उसका मानक रूप जो है अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण का मानक रूप अपने यहाँ पे लिख रहे हैं। अब मानक रूप से कंपेयर करने के बाद ही अपने क्या करेंगे, बाद में इस अवकल समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाएगा इसकी विधियों को अपने सीखेंगे। डी एक्स एन माइनस वन प्लस पी टू डी एन माइनस टू डी एक्स एन माइनस टू प्लस डॉट 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 पी एन वाई इज इक्वल टू क्यू। ये आपका इसका व्यापक रूप होता है, जिसे अपने जनरल फॉर्म इसे कहते हैं। इसे इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है डी एन माइनस वन डी एन माइनस टू पी वन पी टू प्लस डॉट 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 पी एन वाई इज इक्वल टू क्यू, जहां आपके पास पी वन पी टू डॉट डॉट पी एन ये सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। और क्यू जो है वो आपका फंक्शन ऑफ एक्स होता है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन रहता है ये। अब अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण, रेखिक अवकल समीकरण की डेफिनेशन अपने प्रीवियस दोनों लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि रेखिक अवकल समीकरण कोई भी ऐसा अवकल समीकरण होता है जिसमें आपका परतंत्र चर और उसका अवकलज जो है वो प्रथम घात में विद्यमान हो। साथ ही समीकरण के किसी भी पद में आपको परतंत्र चर और उसके अवकलज का गुणनफल ना मिले तो ऐसा अवकल समीकरण रेखिक अवकल समीकरण कहलाता है। अब रेखिक अवकल समीकरण अचर गुणांकों वाला कब होगा, अगर उस अवकल समीकरण के अंदर परतंत्र चर और उसके अवकलज के गुणांक जो हैं वो क्या हो, अचर हो, तो वो अचर गुणांकों वाला रेखिक अवकल समीकरण कहलाता है। तो इन समीकरण की खास बात क्या होगी कि जितने भी अवकलज होंगे या फिर जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसका कोफिशिएंट आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, कांस्टेंट ही मिलेगा। ये इनकी पहचान का तरीका है। और फिर इनको किस प्रकार से हल किया जाएगा वो मेथड अपने सीखेंगे। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है और फिर किस प्रकार से इनके हल अपने ज्ञात करेंगे, ये सारी बातें अपने सीखेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। क्योंकि एग्जाम्पल सोल्व होंगे साथ में आपको क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएंगे, तो टाइम भी कम लगेगा, क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आएगा। चलिए चलते हैं पहले एग्जाम्पल की तरफ और हम बात करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस को लेकर के सोल्व। तो देखिए आपके पास एक ये क्वेश्चन है, सोल्व दिस क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहां पे ये देखिए, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक क्वेश्चन बड़े आराम से समझिएगा, उसके बाद अपने को फटाफट से इनको सोल्व करेंगे। 3d प्लस टू
y इज इक्वल टू ई की पावर x। इसका जो वास्तविक रूप था वो इस प्रकार होगा, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, 3 dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू x। ये इसका फॉर्म है। हमने यहां पे d जो है वो क्या है, d/dx है, जो कि अवकल संकारक कहलाता है। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए जितने भी अवकलज हैं और आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है, किसी भी अवकल समीकरण में जिसका अवकलन हुआ है, जिसका अवकलन हुआ है, ठीक है, किसका अवकलन हुआ है, y का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो x हमारा यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारा यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके अवकलज जो हैं उनके कोफिशिएंट हमेशा क्या होने चाहिए आपके, उनके जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट हो, तो वो अचर गुणांकों वाला रेखिक अवकल समीकरण कहलाता है। अब इन अवकल समीकरण के हल के लिए आपको दो चीजें ज्ञात करनी पड़ती है, पूरक फलन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। यानी आपको दो चीजें यहां पे ज्ञात करनी होगी। इनका हल जो होगा y बराबर सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये इनका हल होगा। आपको सी एफ ज्ञात करने का मेथड बताया जाएगा। ठीक है, मेथड बेस्ड है ये बुक आपकी, जो मेथड आपको सिखाया जाएगा। सी एफ कैसे ज्ञात किया जाता है, आप पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे ज्ञात करेंगे और पीआई ज्ञात करने की शॉर्ट विधियों का भी अध्ययन अपने यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि अपने सी एफ कैसे ज्ञात करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे ज्ञात करेंगे किसी भी अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण के लिए। उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी सबसे पहले सहायक समीकरण या एक्सिलरी इक्वेशन निकालने की। तो सहायक समीकरण अपने कैसे निकालेंगे कि आपने, आपके पास जो अवकल समीकरण लिखा है उसको आपने इस रूप में लिख लेना है। इस रूप में लिखने के बाद जहां भी आपका कैपिटल डी आता है, यानी एफ डी, फंक्शन ऑफ डी, इसमें जो फंक्शन ऑफ डी है उसको, जो आपका वैल्यू है एफ डी इक्वल टू 0 करके आपको डी की जगह एम पुट कर देना है। फंक्शन ऑफ डी क्या है, ये है आपका एफ डी। इसमें आपका एफ डी क्या है, एफ डी है आपका डी स्क्वायर 3d+2, ये आपका एफ डी है, फंक्शन ऑफ डी इसे कहा जा सकता है। ठीक है, इसके पास डी की पावर 0 बोल सकते हैं, ये फंक्शन ऑफ डी है। आपको क्या करना है, एक्सिलरी इक्वेशन जो होगा एफ एम इक्वल टू 0 होगा, ये इसका सहायक समीकरण, या इसे कहा जा सकता है कि ये आपका इसका एक्सिलरी इक्वेशन होगा, जो कि हमें सी एफ ज्ञात करने के लिए जरूरी है। तो एक्सिलरी इक्वेशन एफ एम इक्वल टू 0, यानी जहां पे आपको डी दिख रहा है वहां पे आप एम पुट कर दीजिए, तो आपका एक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम स्क्वायर 3m+2 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, एक्सिलरी इक्वेशन आपके m में क्या हो सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, क्यूबिक इक्वेशन हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। आपको इसे सोल्व करना है और सोल्व करके आपको m के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। तो ये जो इक्वेशन है इसको सोल्व करना बड़ा इजी है। अपने इसको क्या लिखेंगे, 3m को 2m प्लस m, ये तो आपको आता ही होगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पे कॉमन लेंगे, m कॉमन मिला अपने को तो m+2 आया, फिर 1 कॉमन लेंगे, फिर आपको मिला m+2 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर बन जाते हैं यहाँ पे, m+2 एंड m+1। तो यहाँ से m के दो वैल्यू हमारे पास आएंगे, -1 एंड -2। तो m के मान अपन ने निकाल लिए, दो मान अपने को मिले, -1 और -2। अब यहाँ पे जो m की वैल्यूज जो आती हैं, m के जो वैल्यू आएंगे उनके अनुसार अपने क्या है, सी एफ लिखेंगे कि m के वैल्यू हमारे पास किस प्रकार है। तो उसके लिए आपको मैं बता देता हूं कि m की वैल्यू के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, यहां पे सी एफ लिखना है। तो सबसे पहले आप देखिएगा नंबर 1, यदि m के सभी मान वास्तविक व भिन्न भिन्न हो, यानी m के सभी वैल्यू क्या हो, रियल हो और अलग अलग हो। जैसे m के मान हमारे पास आ गए m1, m2, m3, m4, इस प्रकार से। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 आएंगे, बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 आएंगे। तो आपका सी एफ जो होगा, उस कंडीशन में सी एफ आपका होगा c1 e की पावर m1x, c2 e की पावर m2x, c3 e की पावर m3x प्लस डॉट डॉट डॉट, ये अब चलता जाएगा। जितने आपके पास रूट हैं, m के जितने मान हैं, अगर वो सारे के सारे मान वास्तविक हैं और अलग अलग हैं तो आप सी एफ इस प्रकार से लिख देंगे। नेक्स्ट नंबर 2 पे, यदि m के कोई दो मान समान है
इक्वल हो, कोई दो m मान जो है वो इक्वल आ जाए। जैसे मान लीजिए m के मान इस प्रकार आ गए आपके पास, m1 इक्वल टू क्या आ गया, m2 आ गया, और फिर आपके पास क्या आ गया, m3 आ गया, फिर आपके पास m4, ये अलग अलग हैं, कोई दो मान इक्वल आ गए। तो अब ये जो दो मान इक्वल आते हैं इनके लिए CF कैसे लिखा जाएगा? अब जो अलग अलग है उनके लिए तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा और e की पावर mx हो जाएगा, लेकिन जो अलग सेम है उनके लिए क्या होगा, ये इस प्रकार लिखा जाएगा, C1 C2x। x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिस इक्वेशन में x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो C1 प्लस C2x, और e की पावर इनमें से कोई सा भी लिख दो, m1x लिख दो या m2x लिख दो, कोई सा भी आ सकता है इनमें से, इस प्रकार लिखा जाएगा जो इक्वल। अब ये अलग आ गया, अगर ये m3 तीसरा क्या है अलग है, तो फिर C1 C2 दो कांस्टेंट तो आ ही गए ना, इसके साथ क्या आएगा, C3 e की पावर m3x, फिर अलग के लिए फिर एक नया कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, नंबर 3 पे, यदि कोई तीन मान m के, कोई तीन मान क्या हो, एक जैसे हो, समान हो, जैसे मान लीजिए m का मान आपके आ गया m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3, ये तीन मान तो समान आ गए, और फिर आ गया m4 एक अलग मान आ गया। ठीक है, तो फिर आपका CF क्या होगा, CF आपका होगा C1 C2x C3x स्क्वायर, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, और e की पावर m1x लिख दो या m2x लिख दो या m3x लिख दो, वो तो एक जैसे हैं। फिर ये जो अलग वाला है इसके लिए क्या आएगा, C1 C2 C3, तीन आपके पास कांस्टेंट तो आ ही चुके हैं, अब आप क्या लिखेंगे, C4 e की पावर m4x, और अगर अलग है तो फिर अलग के लिए अलग हो जाएगा। अगर कोई दो समान आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए m4 और m5 सेम आ गया, तो C4 प्लस C5x, यानी दो इक्वल हैं उनके लिए क्या होगा कि C1 प्लस C2x, फिर उसके साथ आपका वो e की पावर mx लग जाएगा। अगर तीन है तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा ये। तो ये तो रियल और इस तरह के मान अगर आपके पास हो तो है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास एक और अपने देखते हैं इसके अंदर जो आपको जरूरी पड़ेगा। अगर m का कोई मान आपके पास अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा आ जाए, ठीक है, अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा, कोई m का मान अगर ऐसा आ जाता तो उस मान के लिए आप क्या लिखेंगे, e की पावर अल्फा एक्स C1 cos बीटा C2 साइन बीटा। ठीक है, m का मान अगर आपके पास क्या आ जाए, अल्फा प्लस आइटा बीटा आ जाए, तो उसके लिए इस एक मान के लिए CF क्या लिखा जाएगा, e की पावर अल्फा एक्स प्लस C1 कोस बीटा एक्स C2 साइन बीटा x। इस तरह से आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में अगर कोई m का मान आ जाता है तो उसके लिए CF अपने इस प्रकार नोट करते हैं, e की पावर अल्फा x C1 कोस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। बस ये इतने ज़्यादा जरूरी वाले थे, ये आपको अगर बाकी कोई और नीड हुई अपने को तो अपने क्या है, जब क्वेश्चन आएगा तो उसके अकॉर्डिंग अपने देख लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपने। ठीक है, यहां पे देखिए दोनों मान क्या थे, अलग अलग थे, -2 और -1 दोनों वैल्यूज क्या थी, अलग अलग थी। तो अपने क्या बना देखिए, C1 e की पावर m1x, ये e नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, m1 क्या है, -2 है, तो e की पावर m1x यानी -2x हो गया, और C2 e की पावर m1 का मान, m2 का मान क्या है, -1 है, तो e की पावर -x हो गया। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि m1 m2, अब आपने इसने क्या लिया है, इसने इसको m1 लिया है। ठीक है, ये वैल्यू इसने क्या लिए m1 और ये क्या लिए m2, आप इसको m2 ले लो और इसको m1 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ कांस्टेंट का ही अंतर आएगा, बाकी कोई अंतर तो आना ही नहीं है। आपके अकॉर्डिंग आप अगर CF इसका लिखें तो फिर क्या हो जाएगा, e की पावर C1 e की पावर -x C2 e की पावर -2x, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। CF में ऐसा कांस्टेंट का आगे पीछे हेर फेर आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप CF लिखेंगे। ठीक है, अब CF आपको प्रत्येक क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। ये सिर्फ CF ज्ञात करने का आपके क्या है, क्वेश्चन आ सकता है सेक्शन ए में। कब आएगा, सिर्फ CF ही किसी इक्वेशन का हल कब होगा, जब आपके पास ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म अपन ने लिखा वहां पे Q का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपने लिखा है, अगर Q इक्वल टू 0 हो जाए, Q का मान क्या हो जाए इसमें, 0 हो जाए, Q इक्वल टू 0 आ जाए, तो CF ही इसका क्या होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन होता है।
इसका पूर्ण हल जो है वो CF ही होता है, Q का मान अगर क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ऐसा क्वेश्चन आपके सेक्शन ए में आपसे पूछा जा सकता है कि बराबर 0 करने पे इसका हल क्या होगा, या फिर आपसे ये पूछा जाए कि इसका CF क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, तो CF इसका ये है। तो सेक्शन ए में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब अपन ने CF ज्ञात कर लिया, बट यहाँ पे Q का मान 0 नहीं है, Q का मान क्या है, e की पावर x है। ये सबसे इजी वाला Q का मान अगर e की पावर ax आता है तो सबसे इजी वाला क्या है, ये आपके PI ज्ञात करने का मेथड इसमें होता है। ठीक है, अब हम अलग अलग मेथड की बात करेंगे, जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको मेथड बताता जाऊंगा। आप उन मेथड को क्या है माइंड में और अपनी बुक में, अपनी नोटबुक में, सब जगह पे आप उसको नोट कर लीजिएगा और इसको रिवाइज करके जरूर जाइएगा अच्छे से, कि अगर आपके पास Q का मान e की पावर ax आता है तो आप PI कैसे ज्ञात करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे ज्ञात करेंगे। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप पर्टिकुलर इंटीग्रल ज्ञात करने के लिए जाएंगे, यानी आप PI ज्ञात करने के लिए जाएंगे किसी भी क्वेश्चन के लिए जिसमें Q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो आपको PI ज्ञात करना होगा। PI ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे 1/FD इंटू Q। ठीक है, PI ज्ञात चाहे मेथड कोई सा हो, Q का मान कुछ भी हो, सबसे पहले PI ज्ञात करने के लिए आप 1/FD इंटू Q लिखेंगे। अब हमारे इस क्वेश्चन में FD का मान मैंने आपको पहले ही बताया था, FD हमारे पास क्या था, यहाँ पे d स्क्वायर प्लस 3d प्लस क्या था, 1 था। ठीक है, d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1 था हमारे पास किसका मान, FD का मान। ठीक है, FD का मान मेरे पास d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2। ठीक है, अब बुक वाला कैसे कर रहा है, ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको करवा देता हूँ। ये कैसे करना है आपको, 1/d स्क्वायर 3d प्लस 2 e की पावर x। Q का मान e की पावर x है। ठीक है, बहुत सिंपल है, इससे भी सिंपल मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा, देखना। ठीक है, इस तरह से आप e की पावर x अगर आपके पास आ जाता है, e की पावर ax अगर आपके पास आ जाए, तो आपको क्या करना है कि आपको जो आपका 1/FD है, d इक्वल टू आपको a पुट करना है, पुट d इक्वल a। ठीक है, d इक्वल a, d इक्वल आपको क्या करना है, a पुट करना है जी। ठीक है, FD 0 नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है कि D आपका क्या नहीं हो जाए, 0 नहीं हो जाए। बाकी कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ कितना सा काम करना है, D इक्वल टू A पुट कर दो। अगर आपका क्या आता है, e की पावर ax आता है। ये शॉर्ट मेथड है, यही काम में लेना है आपको। ये क्या है, जनरल मेथड यूज किया गया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, जनरल मेथड है ये किसी भी PI ज्ञात करने का, जो हर कंडीशन के अंदर लागू होता है। तो ये जनरल मेथड से क्वेश्चन को सोल्व किया गया है। हम क्या करेंगे, जनरल मेथड ना करके शॉर्ट मेथड यूज करेंगे, जहां पे शॉर्ट मेथड यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे e की पावर ax है, d इक्वल टू a। ठीक है, तो आपको d बराबर a रखना है। तो a का मान कितना है, यहाँ पे हमारे पास a का मान कितना है, 1 है। e की पावर ax हो जाए, q का मान क्या हो, e की पावर ax हो, तो हमारे पास a का मान 1 है, तो 1 रख दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा, 1 3 2 e की पावर x। बस जो e की पावर ax है वही रखना है, बस आपको d की जगह a पुट करना है, बशर्ते कि आपका ये 0 ना हो जाए, न्यूमरेटर इसका क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। अब 0 होगा तब हम क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट पहले आपको ये देखना है कि 0 नहीं हो रहा, तो यही इसका हल है, 1/6 e की पावर x। अब देखिए इसका हल कहाँ आया, क्योंकि ये जनरल मेथड था तो यहाँ पे आकर के आया 1/6 e की पावर x। आप क्या है, शॉर्ट मेथड आप अप्लाई करेंगे, e की पावर ax अगर मिलता है तो आप a पुट कर देंगे, किसकी जगह, d की जगह, बशर्ते कि आपका FA 0 नहीं होना चाहिए, यानी d की जगह a पुट करने पे आपको 0 मान, अगर 0 हो जाता है, मान लीजिए कि ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, ठीक है, यहां पे मैं आपको ये सोल्व करके दिखाता हूं। अगर 0 हो जाए, हो नहीं रहा है, अगर 0 हो जाए तो क्या होगा, इफ FA इक्वल टू 0, अगर ये 0 हो जाए, मान लीजिए ऐसे आ जाता, मान रहा हूं मैं, ठीक है नहीं इसका पार्ट, ऐसा हो जाता है ये 1-3 + 2 e की पावर x, ऐसा आ जाता। अगर ये ऐसा आता तो फिर क्या होता, अगर ये ऐसा आता तो फिर क्या होता कि ये 0 हो गया। ये 0 होते ही आपको क्या करना है, यहां पे आप लिखना है, चूंकि FA इक्वल टू 0, FA इक्वल टू 0, FA इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, FA इक्वल टू 0 आ गया। तो अब आपको क्या करना है कि ये जो आपका PI ज्ञात करने वाला, इससे जस्ट ऊपर वाला जो टर्म आपके पास है, पद जो है, उसमें आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को यानी अंश में इंडिपेंडेंट वेरिएबल से गुणा कर देना है। क्या करना है, जो आपका स्वतंत्र चर है उससे गुणा कर देना है, यानी x आ जाएगा गुणा में, और आपका ये जो FD है, ये जो आपका FD है, अब इसका FD क्या होगा, d² - 3d + 2,
इसका एफ डी क्या होगा, डी स्क्वायर माइनस 3d+2, इसका डी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट डी, तो डी स्क्वायर का कितना होगा 2d, माइनस 3d का कितना होगा -3, और 2 कांस्टेंट है उसका क्या होगा 0 होगा, और फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे e की पावर x लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे e की पावर x लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, वापस वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, आपको d की जगह क्या रखना है a रखना है, यहाँ पे a का मान फिर से 1 है, आप यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 रखते ही आपको क्या मिलेगा x, यहाँ पे 2 -1 e की पावर x। अब आपका पी आई ये होगा -x e की पावर x। अगर ये क्वेश्चन आपका क्या होता, अगर ये क्वेश्चन ये होता डी स्क्वायर -3d+2y इज इक्वल टू e की पावर x, अगर आपका क्वेश्चन ये होता तो फिर पी आई आपका ये आता, ठीक है। फिर आपका यहां पे एफ ए क्या हो जाता 0 हो जाता, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते कि आप न्यूमरेटर में 0 होते ही आप न्यूमरेटर में x से गुणा कर देते, और डिनोमिनेटर को आप d के रिस्पेक्ट में क्या कर देते, डिफरेंशिएशन कर देते। अगर फिर 0 हो जाए, अगर एक बार फिर 0 हो जाए तो अब की बार आपको क्या करना है, फिर x से गुणा करना है, यानी x स्क्वायर हो जाएगा, और इसका फिर आप d के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा 2 आएगा, तो फिर क्या होगा x²/2 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने अगर e की पावर ax आता है तो इस प्रकार से अपने क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सॉरी, अभी इसका हल क्या हो जाएगा, CF प्लस पी आई, ये CF प्लस पी आई दोनों को ऐड कर दीजिए, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं, d² a² y sec ax, ठीक है। इसमें आपको जनरल मेथड यूज करना होगा, ठीक है, जनरल मेथड आपको इसमें यूज करना होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है पीछे एग्जाम में, ठीक है। देखिए इसको, सबसे पहले अपने वही CF ज्ञात करेंगे। CF ज्ञात करने के लिए आपको एक्सिलरी इक्वेशन निकालना होगा, m² + a² इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से m का मान क्या आएगा ±i, क्या आएगा ±i। मैंने कहा था कि अगर आपका क्या आ जाए, ये इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, 0 ±i, क्योंकि m² इक्वल टू -a² आएगा, फिर m का मान क्या हो जाएगा, माइनस का रूट जो है वो क्या होता है आइटा होता है, ±i हो गया, तो अब अल्फा की जगह 0 है, तो फिर इसका CF क्या होगा e की पावर अल्फा x, यानी 0x c1 cos ax, ठीक है, प्लस c2 sin ax, ठीक है, m1x m2 वो आता है यहाँ पे, c1 cos बीटा एक्स c2 साइन बीटा एक्स, बीटा की जगह हमारे पास क्या है ये इसका CF हो गया। अब पी ज्ञात करेंगे, पी ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना है, वही जब आप पी ज्ञात करने के लिए जाएंगे तो आप क्या लिखेंगे 1/FD × Q। अब यहाँ पे 1/FD, FD हमारा कितना है, देखिए ये रहा FD आपका, तो d² + a², और यहाँ पे आपका क्या है sec ax, ठीक है। ये आ गया आपका पी ज्ञात करने के लिए, ये आपका d² + a² sec ax आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या है, जनरल मेथड यूज करना होगा, ठीक है, जो आपका व्यापक हल होता है, क्योंकि इस sec ax पे कोई तो है आपका किसी तरीके का आपके इसमें वो क्या कहें कि शॉर्ट मेथड अप्लाई नहीं होता है, तो अब इसमें अपने जनरल मेथड लगाएंगे, और जनरल मेथड लगाने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले आप FD के क्या करें, लीनियर फैक्टर करें, रेखिक गुणनखंड आप करें। तो इसके रेखिक गुणनखंड यदि हम करेंगे तो वो क्या आएंगे d, क्योंकि देखो इसके m के मान क्या हैं +i और -i आए हैं, तो क्या हो जाएगा +i और d -i। अब इन दोनों को यदि आप बराबर इक्वल 0 पुट करेंगे तो ये तो क्या देगा d इक्वल टू, क्योंकि d की जगह तो m पुट किया है ना, m इक्वल टू डी पुट किया है या d इक्वल टू m पुट किया है, तभी वो एक्सिलरी इक्वेशन बना हमारा, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा sec ax। अब आपको क्या करना है कि ये जो रेखिक फैक्टर आपको मिले हैं इनका आपको क्या करना है, आंशिक भिन्न में, ठीक है, बदलना है इनको, ठीक है, क्योंकि गुणा के रूप में इनको आंशिक भिन्नों के रूप में अपने बदलेंगे। तो आंशिक भिन्न के रूप में बदलने के लिए जब रेखिक फैक्टर हो तो एक मेथड लगता है कि आप इस तरह से ये जो रेखिक फैक्टर हैं इनको लिख दें अलग अलग। अब आपको क्या करना है, इसका कोफिशिएंट लिखना है, इसका गुणांक लिखना है, दोनों के गुणांक आपको लिखने हैं। तो क्या करना है देखिएगा, समझिएगा इस चीज को। अगर आपको पहले d + i का गुणांक लिखना है तो आप d + i बराबर 0 करें, d का मान क्या आएगा -i आएगा। अब -i इससे जस्ट ऊपर वाले पद में, इससे ऊपर यही पद है, जिस पद को आपने बराबर 0 रखा
डी प्लस आइटा ए इक्वल टू आपने 0 रखा तो डी बराबर माइनस आइटा ए आया। आप इस टर्म को छोड़ करके बाकी जहां भी आपको डी दिख रहा है वहां पे माइनस आइटा ए रख दें। ठीक है, तो इसके बाद तो यही एक ही बचता है ना, ये काम में नहीं आएगा, सिर्फ ये फैक्टर काम में आएगा। तो माइनस आइटा ए कितना हो गया, माइनस वन अपॉन, अपॉन में है ना, वन अपॉन कितना आ गया, यहाँ पे जगह नहीं बची मेरे पास। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से, तो ये माइनस और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 आइटा ए। ठीक है, बट्टा में ही था। अब इसका कोफिशिएंट लिखना है तो हम क्या करेंगे, d माइनस आइटा ए इक्वल टू 0 करेंगे, तो d का मान फिर क्या आ गया आपका, प्लस आइटा ए। अब d का मान प्लस आइटा ए इसमें पुट नहीं करेंगे, इसमें करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 आइटा ए। अब यहां से आप दोनों से यहाँ पे एक कॉमन निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो पहले ये प्लस वाला लिख दीजिए और फिर ये माइनस वाला लिख दीजिए और फिर आपका क्या हो गया, sec ax हो गया। ये काम करना है जनरल मेथड के लिए। ठीक है, आंशिक भिन्न बना ली इसने, यहाँ पे आंशिक भिन्न बन गई। ठीक है, ये देखिए, अब आप दोनों रैखिक फैक्टर के करस्पॉन्डिंग पीआई अलग अलग से ज्ञात किया जाएगा, दोनों रैखिक फैक्टर के साथ आएगा ये। ठीक है, किस प्रकार से आएगा, 1 अपॉन 2 ए आइटा। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से 1 अपॉन 2 आइटा ए, 1 माइनस डी आइटा ए, इसके साथ सेक एक्स आ गया, सेक ए एक्स आ गया, माइनस 1 अपॉन डी प्लस आइटा ए, इसके साथ भी आपका क्या हो गया, सेक ए एक्स आपको मिल गया। अब ये जो एक रैखिक फैक्टर जो आपका होता है, इस रैखिक फैक्टर के करस्पॉन्डिंग आपका पीआई कैसे ज्ञात होगा, उस चीज को आपको फॉर्मूले के रूप में देखना है कि यदि यहां आपका माइनस है, देखिए डी माइनस आइटा ए है, डी माइनस आइटा ए है, ठीक है, या डी माइनस कुछ भी है, मान लीजिए 1 है, डी माइनस 2 है, डी माइनस 3 है, जो भी है, आप यहां पे बाहर क्या लिखेंगे, अगर ये माइनस का है तो प्लस का ई की पावर आइटा ए एक्स लिखेंगे, और अगर यहां प्लस का है तो आप समाकलन से बाहर क्या लिखेंगे, ये तो माइनस का साइन ये है, समाकलन से बाहर आप क्या लिखेंगे, ई की पावर माइनस आइटा ए एक्स। ठीक है, इस चीज को ध्यान से सुन लीजिए, ये नोट कर लीजिए आप यहां से आगे, ये जो बात है ये जनरल मेथड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है 2-3 बार। ठीक है, तो आपका देखिए यहाँ पे डी माइनस आइटा ए आ रहा है पहला फैक्टर, तो आप क्या लिखेंगे, समाकलन से बाहर प्लस का ई की पावर आइटा ए एक्स, और समाकलन के अंदर क्या लिखेंगे, ई की पावर माइनस आइटा ए एक्स। अगले में यहाँ पे प्लस था तो समाकलन से बाहर ई की पावर माइनस आइटा ए एक्स, और अंदर क्या लिखेंगे, ई की पावर आइटा ए एक्स लिखेंगे। सेक ए एक्स पहले से था तो सेक ए एक्स दोनों के साथ आएगा और डी एक्स आएगा। ठीक है, क्योंकि समाकलन करना है किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में समाकलन कर रहे हैं तो एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। अब कहीं आप ऐसा मत कर देना कि सर बाहर ई की पावर आइटा एक्स प्लस का है, अंदर ई की पावर आइटा एक्स माइनस का है, दोनों को वापस पास ले आते हैं, पावर जुड़ जाएगी, प्लस की आइटा एक्स माइनस की आइटा एक्स 0 हो गया, ई की पावर 0 1, ऐसे नहीं करना, ये मेथड का हिस्सा है। ई की पावर आइटा ए एक्स तब अंदर जाएगा जब ये अंदर वाला इंटीग्रेशन आप क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, और इधर ये ई की पावर माइनस आइटा ए एक्स तब अंदर जाएगा जब आप अंदर वाला इंटीग्रेशन क्या कर लेंगे, सोल्व करेंगे। इस बात को विशेष तौर से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहां पे आने के बाद आप ये जो बाहर वाला ई की पावर आइटा ए एक्स है ये एज इट इज पड़ा रहेगा, अंदर जो आपके पास ई की पावर आइटा ए एक्स है, समाकलन से अंदर ई की पावर आइटा ए एक्स है, यहां भी आपका ई की पावर आइटा ए एक्स है, यहां माइनस का है, यहां प्लस का है। तो आप एक चीज ध्यान रखिए कि ई की पावर आइटा एक्स अगर प्लस का हो तो वो होता है कोस एक्स प्लस आइटा साइन एक्स लिखा जाता है। ठीक है, और ई की पावर माइनस आइटा एक्स जो होता है वो लिखा जाता है आपका कोस एक्स माइनस आइटा साइन एक्स लिखा जाता है, ये चीज भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पे e की पावर माइनस आइटा ए एक्स है तो ये क्या लिखा जाएगा, कोस एक्स माइनस आइटा साइन ए एक्स। ठीक है, और ये e की पावर आइटा ए एक्स है तो फिर ये आपका क्या लिखा जाएगा, कोस एक्स प्लस आइटा ए एक्स लिखा जाएगा। अब यहां पे देखिए, यहां पे ये जो फर्स्ट पार्ट जो है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट को ये सोल्व कर रहा है अभी, कि यहां पे इस प्रकार से कि e की पावर आइटा एक्स क्या लिख दिया, कोस ए एक्स माइनस आइटा साइन ए एक्स लिख दिया, और अंदर क्या है, गुणा में क्या है, सेक ए एक्स है इसके साथ। ठीक है, इस प्रकार से। अब ये देखिए, ये एक पार्ट की बात कर रहा हूं, अगला पार्ट आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, इसी की तरह होगा, यहाँ पे एक स्टेप मिस कर दिया इसने। ठीक है, यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, एक स्टेप और लिखना है आपको यहाँ पे, इसका आगे वाला पार्ट जो है यहाँ आएगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो e की पावर माइनस आइटा एक्स, आगे तो इसने हल कर दिया है लेकिन यहाँ पे एक स्टेप कम कर दिया, e की पावर माइनस आइटा एक्स लिखा नहीं गया, प्रिंटिंग मिस्टेक है और कोई दिक्कत नहीं है। e की पावर माइनस आइटा एक्स आप इसको क्या लिखेंगे, कोस ए एक्स प्लस आइटा साइन ए एक्स, एक पद यहां पे लिखेंगे। अब देखिए
ये जो टर्म है ये यहाँ पे हल हुई है, ये e की पावर आइटा एक्स ये रहा। अब देखिए ये sec ax और cos ax आपस में मल्टीप्लाई होंगे। हम जानते हैं कि sec ax क्या होता है, 1 cos ax, तो वो आपस में गुणा करेगा, sec ax cos ax से गुणा करेगा, यानी cos ax इंटू 1 cos ax क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या बचा, सिर्फ dx बचा, ठीक है। फिर ये समाकलन एक खत्म हो गया, अब ये इससे गुणा करेगा, इससे गुणा करेगा तो आइटा आएगा, sin ax बट्टा cos ax हो गया, क्योंकि sec ax को अपने क्या लिखते हैं, 1 cos ax, तो क्या हो गया sin x बट्टा cos ax, यानी क्या आ गया आपके पास, tan ax dx आ गया। ये अब अगले का, ये अब अगले का, ठीक है। वो जो एक पार्ट और यहां पे लिखना था उसका बन रहा है ये, e की पावर माइनस आइटा एक्स, यहाँ पे dx आएगा प्लस आइटा आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan ax dx आ जाएगा। अब अपने क्या करेंगे, इस समाकलन को हल करेंगे। ये e की पावर आइटा एक्स, dx का समाकलन क्या होता है, x होता है, ठीक है। tan ax का समाकलन क्या होता है, समाकलन देख लीजिए, tan ax का क्या होता है, आइटा अपनी जगह पे, ठीक है। समाकलन में a कांस्टेंट है, वो बट्टा में आएगा, क्या होता है, log cos ax होगा। tan x का समाकलन log cos ax होता है, ध्यान रखिएगा, tan x का समाकलन log cos ax होगा। इधर e की पावर माइनस आइटा एक्स, dx का x हो गया, फिर यहाँ पे tan x का a की पावर आइटा a, ये आइटा तो ये है, बट्टा a कौन सा है, क्योंकि tan ax में a कांस्टेंट है, tan x का क्या हो जाएगा, log cos ax, और जो कांस्टेंट है वो बट्टा में जाता है समाकलन के अंदर, ठीक है, हम जानते हैं। तो यहाँ पे log cos ax ये बट्टा में आ गया, ठीक है। तो अब ये हल हो गया अपने पास। अब आगे बढ़ते हैं, ये 1/2 आइटा ए cos ax आइटा sin ax, उसको हल करेंगे उधर, तो दोनों में कॉमन आ जाएगा, ये पार्ट अपने कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और फिर इस तरह से अपने को क्या मिल जाएगा, x प्लस आइटा ए log cos x, और जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले में ये दोनों के साथ है, बाहर ले लिया अपने 1/2 आइटा ए, जो कंप्लीटली बाहर निकाल लिया। फिर ये हमारे पास cos x माइनस आइटा sin x, ये कौन सा है, cos x, ये किसको लिख रहा है, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये जो आपने देखा cos x प्लस आइटा sin x, ये क्या है, ये है, एक मिनट पीछे वाली स्लाइड पे चलते हैं अपने, ये वाला, ये जो e की पावर आइटा ax यहाँ जो बाहर था, मैंने कहा था ना इसको पहले अंदर नहीं लेके जाना है, पहले इसको सोल्व नहीं करना। ये जो बाहर आपका e की पावर आइटा ax है, यहाँ पे बाहर इस रूट से बाहर, इस ब्रैकेट से बाहर क्या है, e की पावर माइनस आइटा x है, ये है, इसको क्या लिखा गया है, cos ax प्लस आइटा साइन ax, प्लस वाले को और माइनस वाले को cos ax माइनस आइटा साइन ax यहाँ पे लिखा गया है। और फिर इस तरह से इनको मल्टीप्लाई करके, गुणा करके, बस ये कैलकुलेशन बचती है, फिर तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सी एफ प्लस पी आई दोनों को ऐड कर दीजिए। आशा है कि यही क्वेश्चन आपको फिर से वहां पे मिल जाए, सी सेक्शन में मिल जाए, और आप इसको सोल्व करके आ जाएं, तो आपको कंप्लीट नंबर इसके मिल जाएं। थोड़ा सा एक दो बार आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को इसको आप नोटबुक में खुद से सोल्व करके देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो चीज़ें आपको बताई गई हैं उन चीज़ों को अच्छे से समझ के फिर आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर आपके पास एक क्वेश्चन आया जिसमें आपके पास e की पावर ax है, तो e की पावर ax जब आ जाए q की जगह, तो pi ज्ञात करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। cf ज्ञात करने के लिए वही हम जहां पे fd है, ये हमारे पास fd है, हम इसका एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। सहायक समीकरण इसका क्या होगा, m प्लस 2 और m माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू 0। तो ये m के कितने मान देगा, ये तो देगा -2। अब ये m माइनस 1 का क्यूब है, तो 1 1 1, 3 1 देगा, और ये क्या देगा, -2 देगा। अब हमारे पास ये तीन इक्वल मान आ गए, तो अब हमारे पास CF जो है वो क्या होगा, अगर पहले आप इसके अकॉर्डिंग लिखो तो आप क्या लिखोगे, C1 e की पावर माइनस 2x। अब इनके अकॉर्डिंग लिखना है तो तीन कांस्टेंट साथ में आएंगे, C2 C3x C4x स्क्वायर, और e की पावर क्या हो जाएगा, MX, ये आ जाएगा। अगर ये पहले लिखा जाता, अगर इसके करस्पॉन्डिंग आप पहले लिखते, ठीक है, अगर इसके करस्पॉन्डिंग पहले आप लिखते तो क्या आता, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर e की पावर x, और ये क्या हो जाता, C4 e की पावर माइनस 2x हो जाता। कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी लिख के आ जाओ। अब आते हैं अपने पीआई पे। पीआई ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, 1/FD, 1/FD, जो भी है वैसा का वैसा लिख दो, और यहां पे e की पावर ax, a का मान यहां पे हमारे पास क्या है भाई, 1 है, 1 रख दो। यहां पे जैसे ही 1 रखोगे 0 हो जाएगा, ठीक है। ये तो चलो अपने को कितना देगा, 3 इंटू 0, 0 हो गया ना, ठीक है। तो अब यहां पे आप क्या लिखेंगे, क्योंकि f1 इक्वल टू 0, a का मान क्या है, 1 है, और f1 इक्वल टू 0, तो आपको क्या करना है, x से गुणा, इसका क्या करना है, आपको अवकलन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, डी के रिस्पेक्ट में। तो दो पद है गुणा का, ध्यान से कीजिएगा, पहले इसका कर दो, इसको एज इट इज रखो, पहले इसका करो, डी के रिस्पेक्ट में करोगे तो डी का 1 हो गया, 2 का 0, तो 1 आ गया, और इसको एज इट इज रखो, प्लस करके अब इसको एज इट इज रखो, इसका करो, पावर का होगा पहले 3,
डी माइनस वन का स्क्वायर और डी का वन हो जाएगा, वन का जीरो, ये हो गया आपका। ठीक है, फिर आप वापस से क्या करो, वन पुट करो, फिर वापस से आप क्या करो, इसमें वन पुट करो। ठीक है, वन पुट करेंगे अपने, तो वन रखने पे ये जीरो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। ठीक है, ये भी आपका क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो फिर अपने दोबारा से क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा और फिर से इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इसमें एक चीज यहाँ पे इजी स्टेप भी है हमारे पास। ठीक है, सब क्या करना है आपको कि जो फैक्टर जीरो नहीं हो ना, जो फैक्टर जीरो ना हो, अगर फैक्टर हुए हैं, अगर फैक्टर हुए हैं तो जो फैक्टर जीरो नहीं हो ना उसका वैल्यू लिख के छोड़ दो भले, फिर क्या और सॉर्ट हो जाता है, कंप्लीटली नहीं करना पड़ता। इस प्रकार से देखिए, ऐसे भी ये भी यूज आता है। जैसे ये जो फैक्टर है आपका, ये तो जीरो नहीं हो रहा ना, ये जीरो नहीं हो रहा ना, तो इसको ऐसे लिख दो, इसको तो लिख दो, इसका वैल्यू लिख दो। ये फैक्टर जीरो नहीं हो रहा तो वन रख के इसका वैल्यू थ्री लिख दो, और एक्स से गुणा करके जो फैक्टर जीरो हो रहा था, सिर्फ जो जीरो हो रहा था उसका अवकलन कर दो। भाई इस फैक्टर के कारण ही तो जीरो हो रहा था ना। ठीक है, अब इसमें वन रखोगे तो ये तो फिर जीरो हो रहा है, फिर जीरो हो रहा है तो आप क्या करो, एक्स से गुणा करो, थ्री इंटू थ्री कितना हो गया, नाइन हो गया। और इसका जब आप करोगे डिफरेंशिएशन तो टू, डी का क्या हो जाएगा, वन। ठीक है, डी का वैल्यू आपको क्या मिलेगा यहां पे, सॉरी टू, फिर क्या आएगा, डी माइनस वन, और डी का वन हो गया। ठीक है, ए की पावर एक्स, फिर ये तो फिर जीरो हो रहा है, ये कितना हो गया आपका 18, नौ दुए 18, तो कितना आ गया ये, एक्स स्क्वायर 18 डी माइनस वन ई की पावर एक्स। ये तो फिर जीरो हो रहा है, ये फैक्टर तो फिर जीरो हो रहा है, तो क्या करें, एक बार फिर कर दो, एक्स क्यूब 18 डी का वन, वन का जीरो, यानी कितना आ गया आपके पास, एक्स क्यूब अपॉन 18 ई की पावर एक्स, एक्स क्यूब अपॉन 18 ई की पावर एक्स, ये आपका पी आई आ गया। ठीक है, इस प्रकार से अपने सी एफ प्लस पी आई को हल कर लेते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फिर ई की पावर एक्स। ठीक है, ये वही सेम क्वेश्चन ही लिख दिया, ई की पावर एक्स, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ये मैं आपको नहीं करवाने वाला, आप खुद से कीजिएगा इसको। ठीक है, जैसे जैसे इसके m के मान आते हैं उनके करस्पॉन्डिंग आप इसका सी एफ लिखिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, डी क्यूब प्लस वन, आप पहले एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, एम क्यूब प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब m में क्या है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो m के कितने वैल्यू देगा अपने को, तीन मान देगा। अब वो m के तीन मान अपने को निकालने हैं। अब m के वो तीन मान कैसे आएंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसमें m का कोई एक ऐसा मान रखें जिससे कि ये बराबर हो जाए दोनों पार्ट। तो m बराबर क्या रखें अपने, माइनस वन, m बराबर माइनस वन रखने पे यानी m बराबर माइनस वन इसका एक वैल्यू है। अब आप इसको m बराबर माइनस वन अगर इसका एक रूट है तो आप इसे m प्लस वन से डिवाइड करो, m प्लस वन से क्या करो, इसे डिवाइड करो, एम क्यूब प्लस वन, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, एम स्क्वायर से, तो एम क्यूब फिर क्या आएगा प्लस का एम स्क्वायर, जो इसके पास नहीं है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, फिर पहले एम स्क्वायर रखेंगे फिर ये रखेंगे प्लस वन। अब आपको माइनस एम स्क्वायर चाहिए, इसको माइनस एम से गुणा करो तो माइनस एम स्क्वायर आएगा, फिर प्लस का माइनस का एम आएगा जो इसके पास नहीं है उसको इधर लिख दो, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो m फिर जो था वो प्लस वन, फिर अपने इसको वन से गुणा करेंगे तो m प्लस वन माइनस वन ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यानी ये आ गया एम स्क्वायर माइनस एम प्लस वन। अब इसको फिर हल कर लेंगे। ठीक है, ये बीच वाले पद के टुकड़े होकर हल होने वाला नहीं है, इसे अपनी श्रीधर आचार्य विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे। तो श्रीधर आचार्य विधि से अगर m का मान निकालें तो m का मान यहाँ से क्या आएगा, माइनस बी यानी प्लस का वन, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac मतलब 4 बटा 2a, ये आ गया वन, प्लस माइनस थ्री रूट यानी रूट थ्री आयोटा बटा दो, तो यहाँ से आपको दो मान मिल गए इसके। ठीक है, दो मान मिल गए, कौन कौन से, 1/2 प्लस माइनस रूट थ्री बाई टू आइटा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा, अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा, क्योंकि m में ये द्विघात है तो इस तरह से अपने को ये वैल्यू मिल गई। ठीक है, वही अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा यदि आपको मिल जाता है तो फिर उसका CF कैसे लिखा जाता है मैंने आपको बताया था। तो ये पहला जो फैक्टर है, पहला m का मान है -1, इसके लिए आपका CF क्या होगा, C1 e की पावर माइनस एक्स, C1 e की पावर माइनस एक्स। अब ये 1/2 अल्फा का मान क्या है 1/2, तो e की पावर क्या होता है अल्फा एक्स 1/2 एक्स, एक्स क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर C2 कॉस बीटा, बीटा की जगह कितना आएगा रूट 3 बटा दो,
√3/2x C2 cos बीटा एक्स प्लस C3 sin बीटा एक्स। तो ये हो गया इसका CF। अब लिखेंगे इसका PI। PI लिखने के लिए चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ये स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर हटा दो तो e की पावर 2x हो जाएगा, 2e की पावर x हो जाएगा, और क्या हो गया 1। 1 को आप क्या लिख सकते हैं, e की पावर 0x लिख लेना। 1 को क्या लिख लेना, सबसे इजी यही है, e की पावर 0x। तो 1 को आप क्या लिख लेना, e की पावर 0x। तो अब आपके ये 3 पद बन जाएंगे, तो तीनों के अलग अलग PI निकाल लेंगे। e की पावर 2x से, e की पावर x से, कांस्टेंट है ना उसको पहले ले आओ, कांस्टेंट है 2 उसको पहले ले आओ 1/FD से, यहाँ e की पावर क्या लिख दिया 0x लिख दिया। कैसे हल करते हैं, शॉर्ट मेथड से, जहां हमारा d है वहां पे क्या पुट करते हैं, a पुट करते हैं। इसमें a का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पे अपन ने 2 का क्यूब कर दिया, 1/2 का क्यूब प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे e की पावर 1x है, तो जहां पे d है वहां पे 1 पुट कर दो, और इसमें 0 है तो 0 पुट कर दो। किसी में भी इनका डिनोमिनेटर यानी इनका हर 0 नहीं हो रहा है तो हमें वो न्यूमरेटर को x से गुणा करना यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल से गुणा करना, और डिफरेंशिएशन करने वाला मेथड अप्लाई नहीं करना है। सिंपली हमारा ये सोल्व हो रहा है, ये PI आपको प्राप्त हो गया। तो CF प्लस PI दोनों को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ये आपका कंप्लीट इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कोस हाइपरबोलिक x। ठीक है, अब देखिए इधर वाला जो CF ज्ञात करने वाला पार्ट है वो आप हल कर लेंगे। कोस हाइपरबोलिक x, मैं आपको दो चीजें लिखवाऊंगा यहाँ पे। कोस हाइपरबोलिक x होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x/2, और यदि आए साइन हाइपरबोलिक x तो ये होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x/2। तो अपने क्या करेंगे, ये जो कोस हाइपरबोलिक x है इसको क्या लिख देंगे, e की पावर x/2 प्लस e की पावर माइनस x/2 इस प्रकार से, या 1/2 आप कॉमन लेकर के e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x भी लिख सकते हैं। अब जब आप PI ज्ञात करेंगे ना, PI ज्ञात करेंगे तो अपने क्या लिखेंगे 1/FD। FD क्या है, d²-1। ठीक है, 1/2 जो कांस्टेंट है उसको पहले से ही हम बाहर कर सकते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा e की पावर x। ठीक है, फिर प्लस करके 1/d²-1 e की पावर माइनस x, क्योंकि एक तो क्या है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x है। अब इसमें हमारे पास a का मान क्या है, 1 है। a का मान इसमें क्या है, 1 है। ठीक है, a का मान 1 रखो, 0 हो रहा है ना, a का मान 1 रखते ही 0 हो रहा है, तो क्या करोगे, 0 हो रहा है तो अपने x से गुणा कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, d के रिस्पेक्ट में 2d हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, a की पावर x। इसमें d की जगह क्या रखेंगे, -1। d की जगह आप क्या रखोगे, -1। तो फिर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे d की जगह आपने यहाँ पे क्या रखा है, -1 आपने पुट किया, तो ये भी आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे जैसे ही आपने -1 पुट किया आपको क्या मिल रहा है, -1 का स्क्वायर हो गया ना, ये भी +1 0 हो रहा है, तो आप यहाँ पे भी क्या करेंगे, x से गुणा करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा 2d, और e की पावर क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा। अब देखिए आप वापस यहाँ पे 1 रखिए, 1/4 1 रखेंगे तो अब की बार तो 0 नहीं हो रहा, कितना आएगा, x/2 e की पावर x। ठीक है, ये आपका क्या होगा, प्लस -1 रखो यहाँ पे, जैसे ही आप यहाँ पे -1 रखेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, और कितना हो जाएगा, x e की पावर -x। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x/2 कॉमन है ना, बाहर निकालो इसको, x/4 क्या मिलेगा आपको, x/4 बाहर निकाला तो e की पावर x माइनस e की पावर -x। ठीक है, अब देखिए ये बन गया ना e की पावर x माइनस e की पावर -x। यहाँ जो /4 है, /4 है, इसमें से 2 यहाँ रख दो, 2 यहाँ लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा, साइन हाइपरबोलिक x बन जाएगा। ये देखिए x/2 साइन हाइपरबोलिक x, इसका क्या आ गया, PI आ गया। CF प्लस PI दोनों को ऐड कर दीजिए, ये आपका इसका क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपके e की पावर ax वाला मेथड है एक तो, और एक साइन ax या कोस ax आ जाए तो PI ज्ञात करने का एक अलग मेथड लगता है, वो मैं इस क्वेश्चन में आपको सिखाऊंगा। ठीक है, मैं सिर्फ PI आपको इसके संगत, इसके करस्पॉन्डिंग PI कैसे ज्ञात होगा सिर्फ वो बताऊंगा। CF कैसे ज्ञात करेंगे वो मैं आपको बता चुका, e की पावर ax के करस्पॉन्डिंग आप PI कैसे ज्ञात करेंगे वो भी मैं आपको बता चुका। अब साइन ax या कोस ax आता है तो आप PI कैसे ज्ञात करेंगे वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा। देखिए PI ज्ञात करने के लिए अगर आपको 1/FD यहां पे आपको क्या मिले, साइन ax या फिर क्या मिले आपको cos ax मिले, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, d² की जगह आपको -a² रखना है, माइनस अंदर नहीं, a का स्क्वायर माइनस साइन के साथ। ठीक है, जो भी a है उसका स्क्वायर माइनस साइन के साथ आपको पुट करना है। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है ये।
ठीक है। उसके बाद वही कंडीशन कि आपका जो एफ डी है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो जाता है तो आप क्या करेंगे, ऊपर जो न्यूमरेटर है अंश जो है उसको आप किससे गुणा करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी एक्स से आप गुणा करेंगे, और जो आपका डिनोमिनेटर यानी हर है उसका जो आप डी के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। किस प्रकार से, अब इस क्वेश्चन से ही सिखाते हैं आपको। ठीक है, जब आप पी आई ज्ञात करेंगे तो आप ऐसे ही लिखेंगे 1/f(डी), डी का मान क्या है, डी स्क्र -4d प्लस 4, आपके पास दो टर्म है प्लस के अंदर तो e की पावर 2x हो जाएगी, 1/d² -4d प्लस 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका साइन ax आ जाएगा। ठीक है भाई, अब पहले यही देख लेते हैं e की पावर ax वाला। क्या करेंगे, जहां d दिख रहा है वहां पे a पुट कर दें, जहां d दिख रहा है वहां पे a पुट कर दें। a का मान हमारे पास क्या है, इसमें 2 है तो a का मान रख दीजिए 4, ये कितना होगा -8 और 4, जीरो हो रहा है ना, जीरो हो रहा है तो क्या करेंगे, x यहां पे इसका डिफरेंशिएशन 2d -4, ठीक है, और a की पावर कितना हो गया 2x। इसमें क्या करना है, डी स्क्वेयर की जगह माइनस, यहाँ सॉरी a का मान 2 है, क्वेश्चन में a का मान क्या है 2 है, डी स्क्वेयर की जगह -a² रखना है, a का स्क्वायर 4 यानी -4 रखना है। ठीक है, डी स्क्वेयर की जगह -4 रखना है, d की जगह नहीं रखना, सिर्फ डी स्क्वेयर की जगह -4 डी प्लस 4, बस जहां डी स्क्वेयर दिखे वहीं रखना है, डी की जगह नहीं रखना है। ठीक है, साइन ए एक्स या कोस ए एक्स में मान आपको डी स्क्वेयर की जगह ही पुट करना है, डी की जगह नहीं रखना है। डी की जगह मान ई की पावर ए एक्स वाले मेथड में अपने को रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें 2 रखो, 2 रखोगे 2 दूनी 4, फिर से जीरो हो रहा है, एक्स से गुणा कर दो, इसका डिफरेंशिएशन करो डी के रिस्पेक्ट में, 2 आएगा ए की पावर 2x। ये क्या बन गया, -4 + 4 कितना आ गया, -1/4d साइन 2x। जब अकेली पावर आ जाए ना डी की, 1/d या d आ जाए, देखिए d का मतलब होता है d/dx, अवकलन करना, 1/d होता है अवकल संकारक यानी का उसका इनवर्स। ठीक है, अवकल संकारक का इनवर्स यानी इंटीग्रेशन आपको करना है, किसका, साइन 2x का इंटीग्रेशन कर दो। साइन 2x का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, -cos 2x/2, -cos 2x/2, तो ये तो हमारा हो गया x²/2 e की पावर 2x, और ये आपका हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा 1/8, और क्या आ जाएगा cos 2x, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे 2 होगा, ये 1/2 x² e की पावर 2x, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कहें कि सर डी स्क्वेयर की जगह मान आपको रखना है तो आप इसको इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डी से क्या कर दो, गुणा कर दो, तो यहाँ पे डी स्क्वेयर हो जाएगा और यहाँ पे डी हो जाएगा। फिर उस डी का क्या करना पड़ेगा, डी स्क्वेयर की जगह तो हम क्या रख देंगे -4। ठीक है, तो 4 × -4 हमारा -16 हो जाएगा, और वो जो डी जो इसके साथ जाएगा, डी अगर जाता है तो वो इसका डिफरेंशिएशन करता है। ठीक है, डी का मतलब होता है d/dx, अवकल संकारक, 1/d मतलब इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, तो इस तरह से अपने इसको सोल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये आ गया आपका साइन ax। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है, सिंपली क्वेश्चन आपको करना है। सी एफ आप फाइंड आउट करेंगे पहले, सी एफ ज्ञात करने के बाद आपको क्या करना है, फिर पी आई पे जाना है। पी आई के लिए आप क्या करेंगे, जहां आपको डी स्क्वेयर दिख रहा है, ठीक है, वहां आप क्या करें, रख दें क्या, -a²। तो आप यहाँ पे जब -a² रखेंगे, देखिए इसमें जब आप -a² रखेंगे तो ये जीरो हो रहा है, जीरो हो रहा है मतलब आप क्या करो, इसको x से गुणा करो और फिर यहाँ पे इसका कर दो डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा 2d² + a², इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे। चलिए मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ इसको, क्या होगा आपका, पी आई ज्ञात करें तो 1/d² + a² का होल स्क्वायर और आपका साइन ए एक्स, तो ए एक्स ही है। ठीक है, तो d² + a² ही है ना, तो ये तो नहीं हो रहा। ठीक है, जीरो नहीं हो रहा, वहाँ -a² रखेंगे, जीरो हो जाएगा, d² की जगह -a, जीरो हो रहा है तो आप इसको x से गुणा कीजिए, इसका अवकलन कर दीजिए, तो पहले पावर का करोगे तो 2d² + a, और फिर इसका आप गुणा में करोगे डिफरेंशिएशन, तो आपको क्या मिलेगा, d² का मिलेगा 2d और प्लस a² का जीरो हो जाएगा, ये आ गया आपके पास साइन ax। फिर हमारे पास ये हो गया x/2 × 2 4d d² + a², ये वाला। ठीक है, अब
ये जो फैक्टर है इसको तो हल कर लो, जो हल हो रहा है उस फैक्टर को हल कर दो। 1/d, 1/d का मतलब क्या है कि इसका आप क्या करो, क्या करना है अपने को, 1/d मतलब इसका आपको करना है समाकलन। तो समाकलन कर दो, x/4, इसको एज इट इज रहने दो, साइन ए एक्स, साइन ए एक्स का समाकलन क्या होगा, माइनस कॉस ए एक्स, और बट्टा में क्या आएगा, ए। ठीक है, अब फिर वही कॉस ए एक्स या साइन ए एक्स, इसको हल करना है वापस, यहाँ पे माइनस ए स्क्र रखेंगे, जीरो हो रहा है ना, ये माइनस ए स्क्र रखने में फिर जीरो हो रहा है, एक्स से गुणा करो, एक्स स्क्र, ये 4a, इसका अवकलन करो 2d, और यहाँ पे माइनस कॉस ए एक्स। अब ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया भाई टोटल हमारे पास एक्स स्क्र बट्टा माइनस ये माइनस साइन, और ये हो गया 8a d, और यहाँ पे आपका हो गया कोस ए एक्स, ये 1/d कोस एक्स, यानी कोस एक्स का क्या करना है आपको, समाकलन करना है। कोस एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस नहीं आता, प्लस का ही होता है, साइन ए एक्स बटा ए होगा, तो वो आपका पी आई हो जाएगा, हल हो गया। ठीक है, सिंपल तरीका। ठीक है, इनमें से आ जाएगा, इनमें से क्वेश्चन आ जाएगा आपके। तो अब इसमें दो मेथड लगने हैं, कौन कौन से, ई की पावर ए एक्स वाला और कोस ए एक्स वाला। अब की बार इसमें ए का मान 1 है, इसमें भी आपका ए का मान क्या है, 1 है। सोल्व करके देखिएगा, खुद से हल करके देखिएगा इसको। ठीक है, ये डी क्यूब में इसमें त्रिघात बनेगा आपका, तो इसको हल करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, m बराबर 1 रखेंगे तो ये जीरो होता है। m बराबर 1 रखने पे अगर ये जीरो होता है, इट मीन्स हम इसे m-1 से डिवाइड करेंगे तो m स्क्र माइनस 2m प्लस 2 आएगा। इसे श्रीधराचार्य विधि से आप हल करके m के वैल्यू निकालेंगे तो m के मान 1 प्लस माइनस आइटा आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे इसका जो सी एफ है, सिंपली सी एफ इसका क्या हो जाएगा, c1 e की पावर x, और इसका क्या हो जाएगा e की पावर x, यानी अल्फा x आता है तो e की पावर x प्लस c2 साइन c2 cos x प्लस आइटा साइन x आ जाएगा। ठीक है, ये CF हो जाएगा, और अपने PI जो है आप ज्ञात करके देखिएगा इसको। अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगले वीडियो के अंदर। पर आज रात आप सोने से पहले, क्योंकि वीडियो थोड़ी देर बाद अपलोड हो जाएगा, तो आप सोने से पहले ये जो पहली जो यूनिट के क्वेश्चन मैंने जितने आपको करवाए हैं ना, ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से सोल्व करके सोइएगा, क्योंकि आपके पास कल का ही दिन है सिर्फ। तो कल के दिन में कम से कम 2 यूनिट अगर हमारी और अच्छे से तैयार होती है तो 1 यूनिट आज अपने करके सोएं, 2 यूनिट अगर हम कल कर पाते हैं और 2 यूनिट के अगर हम ऑब्जेक्टिव छोटे क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा पेपर होना है, क्योंकि लास्ट पेपर है आपका, नंबर बना सकते हैं आप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से आप अध्ययन कीजिए, तो आप अच्छे से इसमें मेहनत कीजिए, क्योंकि आज अगर आप सो गए ना तो कल का दिन फिर आप अगर आपने स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे तो एक दिन जाने में टाइम नहीं लगता। लेकिन आज अगर जितना पढ़ा होगा ना वो बेनिफिशियल होगा, आज जितना आप पढ़ेंगे ना उतना ही आपको फायदा होगा। अब आज आप कितना पढ़ते हैं वही आपके लिए सबसे बड़ी बात है, कि आज आप ये इतने क्वेश्चन अगर आप करके सोते हैं तो उसके बाद कल आप पे बहुत प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, क्लास कितनी है, 1 घंटे की है, आधे आधे घंटे की, 2 घंटे की तो क्लासें हैं, और इन्हीं के अंदर क्वेश्चन कराए हुए, इन्हीं क्वेश्चन को आपको क्या है सोल्व करके देखना है। तो 2 घंटे का काम मान लीजिए 3 या 4 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, तो 4 घंटे तो आप अब पढ़ ही सकते हैं ना। मतलब 7 बजे अगर आपको वीडियो मिलता है तो आप 11 बजे तक, और पहले के दोनों वीडियो तो मैंने बहुत पहले अपलोड कर दिए थे, तो आशा है आपने वो तो देख ही लिए होंगे। तो वीडियो तो यही कवर करना है ना आपको, तो बेटा करके सोइएगा। ठीक है, मैंने आपके लिए मेहनत की है तो आप भी खुद से के लिए मेहनत कीजिएगा। मैंने आपके लिए की है, आपको खुद के लिए करनी है। और अगर आपने खुद के लिए मेहनत की ना तो मुझे बड़ी संतुष्टि मिलेगी। कैसे मिलेगी, क्योंकि जैसे ही कल आप एग्जाम दे करके आएंगे और आप अच्छे अच्छे वाले मैसेज करेंगे ना कि सर एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, आपने बताया था उसी तरह के क्वेश्चन आ गए, बस इसी का तो प्यासा होता है एक टीचर, और टीचर को चाहिए क्या। ठीक है, अभी देखो कितने सारे स्टूडेंट हैं आपके साथ जुड़े हुए, फिर भी हमारे जो वीडियोज जो हैं वो कितने लोग देखते हैं, 20 30 40 50 60 70 80, बाकी तो ऐसे ही चले जाते हैं। तो वो जो स्टूडेंट 40 50 जिनको बेनिफिट हो रहा है ना, बस इंपॉर्टेंट वो है हमारे लिए, वो बच्चे बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि वो हमसे वो पढ़ तो खुद रहे हैं लेकिन हमारी गाइड के अकॉर्डिंग। मैं नहीं कह रहा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बस मेरी एक गाइड है आप लोगों के साथ, मेरा एक मार्गदर्शन है आप लोगों को। आप उस मार्गदर्शन के साथ, आप उस बताए गए रास्ते के अनुसार चल करके अगर मेहनत करके अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, चाहे आप वो बात कहें चाहे आप ना कहें। क्योंकि जब कोई आपकी वजह से कहीं भी किसी भी जगह पे इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कहीं भी अगर कोई आपकी वजह से स्माइल करता है, आपकी वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कान आती है, तो आप यकीन मानिए कि उसका तुरंत इफेक्ट आप तक पहुंचता है। आपकी बॉडी सेल्स, कई बार आपने ऐसे गौर किया होगा कि आपको ऐसा लग रहा होता है कि कुछ अच्छा मैंने तो किया नहीं है और ना ही मेरे आसपास किसी ने कुछ अच्छा किया, पर फिर भी आपको कई बार ऐसा लगता है कि आज बड़ा अच्छा फील हो रहा है।
आप उठते हैं, उठते ही अच्छा फील होता है, या आप चल रहे हैं, चलते चलते ही आप मस्त हो जाते हैं और आप बड़ा अच्छा से आप फील कर रहे होते हैं, वो किसके कारण होता है? क्योंकि कोई आपकी वजह से कहीं दूर, आपसे बहुत दूर, आपकी वजह से स्माइल कर रहा होता है, और वो जब स्माइल करता है तो उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपकी तरफ दौड़ती है, और वहां फिर आपके अंदर जो है एक ऐसे संचार होता है ऊर्जा का, और आप मुस्कुराते हैं बिना किसी वजह के। यकीन मानिए, अगर आप कहीं भी बैठे हैं, कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, और अगर आप खुश होते हैं कल परसों एग्जाम दे करके, तो उसकी डायरेक्ट खुशी मुझे मिलेगी। ठीक है, मेहनत जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स का तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, ए की पावर एक्स का तो आप कर ही लेंगे। ये जो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू है, ठीक है, इसको अपने क्या है, ये हाफ एंगल में तोड़ देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 माइनस कोस एक्स बाई टू। ठीक है, इस तरह से आप बन जाएगा ये। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू जो है इसको आप हाफ एंगल में तोड़ देंगे। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, हाफ एंगल में, इसको दो पार्ट में आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक तो ये ए की पावर एक्स वाला अलग, ठीक है, प्लस है यहाँ पे, ए की पावर एक्स वाला अलग कर देंगे, इसको आप हाफ एंगल में तोड़ेंगे तो 1 माइनस कोस एक्स बाई टू होगा। अब इसको भी दो तरीके से लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, 1 बाई टू ए की पावर जीरो एक्स लिखना, क्योंकि कांस्टेंट को ए की पावर जीरो एक्स लिखना है उसके साथ, क्योंकि ए की पावर एक्स ए एक्स का बहुत ईजी होता है। और फिर अगला क्या है हमारे पास, माइनस 1 बाई टू कोस एक्स, ये कोस ए एक्स वाला मेथड लग जाएगा इसमें, इसमें कोस ए एक्स वाला मेथड लग जाएगा, इधर हमारे पास एक ए की पावर ए एक्स वाला मेथड लग जाएगा। ये जो 1 बाई टू कॉन्स्टेंट है इसको पहले ही बाहर कर देना, ये जो एफ डी है इसको सोल्व करके देख लेना। जिस फैक्टर में आप ये मान रखो अगर वो जीरो नहीं हो तो वैल्यू ही तो आ रही है सीधी। ठीक है, सोल्व करके जरूर देखिएगा बेटा। ठीक है, किया हुआ है, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको इनमें क्वेश्चन सोल्व करने के बाद कोई दिक्कत आती है तो आप टेलीग्राम चैनल पे किसी भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप वहां पे मैसेज डाल सकते हैं। तो मैसेज डालोगे ना तो मैसेज मुझे मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल के मैसेज से आप चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि उस चैनल से जुड़ा हुआ एक चैट बॉक्स है। उस चैट बॉक्स में आप आपकी जो क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेरी है, जो समस्या आपको आती है, आप उससे मुझे बता सकते हैं, और मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में या वहीं पे आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दूंगा। मैं नहीं तो कोई स्टूडेंट आपको मुझसे पहले ही मैं भी बता देगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है, कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है, तो ना आप तुरंत वहां पे बताइएगा। ठीक है, अगला आता है जी एक्स की पावर एन वाला मेथड। ठीक है, ये मेथड भी बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, एक्स की पावर एन का मेथड है ये। ठीक है, सी एफ ज्ञात करने के लिए कोई मेथड नहीं बदलेगा। अगर एक्स की पावर एन आती है तो आपको क्या करना है, मैं सिंपल तरीका बताता हूं आपको पी आई ज्ञात करने के लिए। इस तरीके को भी आप समझिएगा, 1 डी क्यूब 3d स्क्वायर 2d एक्स की पावर 2। अगर एक्स की पावर एन क्यू के रूप में आता है तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये जो आपके पास एफ डी है ना, इसमें जिस पद के पास डी की सबसे कम पावर है ना वो कॉमन ले लो पूरे से। क्या करोगे कि जिस भी पद के पास आपके डी की सबसे कम पावर है, ठीक है, डी की सबसे छोटी पावर है, उस पूरे पद को आप कॉमन ले लो। कैसे, ऐसे लेंगे अपने 1/2d, इस पद से कॉमन आया ना तो ये तो बन गया 1, बाकी जितने भी पद है ना उनके बट्टा में लगा दो इसे, डी क्यूब 3d स्क्वायर बट्टा 2d। ठीक है, समझ गए होंगे। जिस टर्म के पास d की पावर सबसे कम है उसे कॉमन ले लो। तो 2d, यहां पे d की पावर 1 थी, इसे अपन ने कॉमन निकाल दिया, ले आए बाहर, यहां पे 1 हो गया, 1 प्लस डी क्यूब इनके बट्टा में लगा दिया। अब अगर आप इसको डी से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे डी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 3d हो जाएगा, कटता है तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2d, 1 प्लस ये 1/2 अलग कर दो और इनको लिख दो यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस 3d। ठीक है, समझ गए होंगे। अब ये जो आपने कॉमन लिया ना, इसको छोड़ के बाकी ये जो बना है, ये क्या बना है आपका 1 प्लस कुछ बना है। ये जो 1 प्लस कुछ बना है ना, इसको x की तरह मान लो कि आपने इसको क्या बना लिया, ये चीज को भी नोट दीजिएगा, आपने इसको बना लिया 1 प्लस एक्स की तरह। ठीक है, x हमारा ये पूरा x है, 1 प्लस एक्स। ठीक है, और 1 प्लस एक्स की पावर -1 और 1 माइनस एक्स की पावर -1, ये दो प्रसार हैं जो अब आपको काम आएंगे। ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर -1 एंड 1 माइनस एक्स की पावर -1, ये दो प्रसार आपको करने हैं। इसमें आपके क्या आएगा 1, ठीक है, माइनस एक्स
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर ऐसे। यानी जो जो इवन पावर के पद आएंगे ना, एक्स की जगह ये है, इवन पावर के पद आएंगे वो प्लस, बाकी सारे नेगेटिव। इसमें वन माइनस एक्स की पावर, इसमें सारे प्लस के आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से। अब ये मैंने इसको बना लिया, ये मैंने इसको बना लिया। मैं इसको अगले पेज पे ले जाकर के आपको समझाता हूं किस तरह से अब अपने इसको हल करेंगे। देखिएगा, अपना बना ये वाला 1/2D, ठीक है, और साथ में है अपने पास ये वाली टर्म 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 डी स्क्वेयर प्लस 3D, और यहां पे क्या है एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ये जो 1 प्लस एक्स बना है ना, इसको न्यूमरेटर में आपको लेके जाना है, अंश में लेके जाना है। ये जो कॉमन लिया ना, इसको नहीं, इसको अंश में लेके जाना है। और अंश में लेके जाओगे तो आपको पता है इसकी पावर कितनी हो जाएगी, पूरे की पावर हो जाएगी -1। ठीक है, इस तरह से 1 प्लस इस फॉर्म में आपको बना लेना है। 1 प्लस के साथ जो भी पद है वो आपका x है। फिर आपको इसको न्यूमरेटर में लेकर के जाना है। न्यूमरेटर में जाने के बाद ये आपका बन जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर -1 की तरह। अब 1 प्लस एक्स की पावर -1 हो गया ना ये। अब आपको क्या करना है, इसका प्रसार करना है। तो ये तो हो गया आपका 1/2D। अब इसका प्रसार क्या होगा, देखो 1 प्लस एक्स की पावर -1, तो 1 पहली बार में क्या आता है -x, पहली बार में क्या आता है -x, फिर क्या आता है प्लस, और इसका स्क्वायर मतलब 1/4 डी स्क्वायर 3D का होल एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे वाले पदों की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि सर ये तो प्रसार चलता ही जाएगा। प्रसार आपको कहां तक करना है, जितनी आपके पास x की पावर है ना, उससे ज्यादा d की पावर वाले पद आपको नहीं लेने हैं। अब इस पद में d की पावर 2 है और 3D है। अब ये स्क्वायर हटाओगे आप, ये स्क्वायर जब आप हटाओगे तो क्या आएगा, d की पावर 4 प्लस 9D स्क्वायर, फिर इन दोनों का गुणा होगा तो क्यूब दे देगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB होता है। तो क्यूब जो है ना वो नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि d का मतलब होता है अवकलन करना। तो पहली बार अवकलन होगा एक्स स्क्वायर का तो कितना आएगा 2x। अब d 2x का अवकलन करेगा, दूसरी बार जब अवकलन होगा तो कितना आएगा 2, और अगर तीसरी बार आपने अवकलन किया तो कितना आएगा 0। तो इससे अधिक पावर के d आपको नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहां पे आपके ये हो गया 1/2D, ये 1 माइनस 1/2। अब इन सबको अलग अलग कर दो भले, ये इसके साथ जाएगा -3/2D। ये दोनों टर्म अपने को चाहिएगी, ये भी चाहिएगी। इसमें अब इसको स्क्वायर हटाओगे, देखो 4 आएगा, d की पावर 4 आएगी ना, तो ये टर्म अपने को नहीं चाहिए क्योंकि d की पावर 4। अब जब इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 9/4। ठीक है, और डी स्क्वायर आएगा, फिर ये दोनों आपस में गुणा करेंगे 2AB से, डी क्यूब आएगा, वो अपने को नहीं चाहिए। अब और कोई टर्म नहीं आएगा, आगे क्यूब होगा ना, क्यूब में सारे टर्म जो आएंगे ना वो क्यूब या उससे ज्यादा के आएंगे, बस इतने ही टर्म अपने काम के हैं। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर को सबके साथ ले आओ, इसको मत छोड़ देना बाहर। जो 1 से गुणा करेगा एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर आएगा, डी स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर मतलब 2 बार अवकलन, डी स्क्वायर मतलब पहली बार अवकलन, 2 बार अवकलन तो क्या देगा 2 देगा। कितना आएगा यहाँ पे -1/2 इंटू 2, 3/2D, डी एक बार अवकलन करेगा क्या आएगा 2x आएगा, 3/2 इंटू 2x प्लस 9/4 डी स्क्वायर, 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेगा क्या मिलेगा आपको 2 मिलेगा। बस इसको हल कर लो, इसको मत बोल देना बाहर वाले d को 1/d को। एक्स स्क्वायर ये आपका क्या हो गया -1 हो गया, 2 से 2, ये हमारा हो गया 2 से 2 यानी ये माइनस का 3x, यहाँ पे आपका 2 यानी 9/2 ये आ गया। ठीक है, अब इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, ये बाहर आपका 1/2 बट्टा में d, ये एक्स स्क्वायर -3x, और फिर इन दोनों का एलसीएम ले लो, -2 प्लस 9 यानी प्लस का आ गया आपके पास 7/2। अब देखिए, अब ये 1/d अंदर जाएगा। अब ये जो आपने बाहर जो d लिया है ना एक, ये अंदर जाएगा। अब d क्या करता है डिफरेंशिएशन, तो 1/d क्या करता है इंटीग्रेशन करता है, समाकलन करता है। तो हम करते हैं अब इसका समाकलन, 1/2 एज इट इज, समाकलन करेगा इसका x³/3, इसका समाकलन करेगा -3/2 x स्क्वायर, इसका समाकलन करेगा 7/2x। ये हो गया,
ये इसका पीआई आ गया। सीएफ प्लस पीआई दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये एक्स की पावर एन वाला मेथड आप अच्छे से समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। अब इसने देखो बहुत बार फैक्टर वगैरह किए, तो इन चीजों से आप है ना बचिएगा, ठीक है। तो इन चीजों से आपको क्या करना है, बचना है। और इस तरीके से जो मैंने आपको बताया, ये वाला मेथड आपको क्या करना है, यूज करना है। ये मेथड काम में मत लेना, ये वाला मेथड आपको क्या करना है, इधर जो मैंने आपको मेथड बताया, ये मेथड आपको क्या करना है, यूज करना है। इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम होंगे आपके, ठीक है। अब इसमें फिर वही ये एक्स स्क्वायर और एक्स दो आ गए ना, मैं इन दोनों का सिखा देता हूं आपको, क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन करवाया है, तो इन दोनों का, इसका आप अलग कर लेना। ये दोनों एक ही तरीके से होंगे तो इनको आप साथ ले सकते हैं। कैसे, देखिए चलते हैं, करवाता हूं मैं आपको ये। 1/d³ 2d² प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सबसे कम पावर इसके पास है, कॉमन ले लो, ठीक है। क्या बनेगा फिर, यहां पे तो 1 हो गया, इन दोनों के बट्टा में आ जाएगा। जिसको कॉमन लिया है ना, वो पूरे को बट्टा में लिख दिया करो एक बार, ताकि आपसे कोई गलती होने के चांसेज ही ना रहे। इसको इस तरह से बड़े ब्रैकेट में लिख दिया करो। और ये दो हैं हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब ये हो गया आपका 1/d, और ये बन गया हमारा 1 प्लस, डिवाइड हो रहा है ना ये, तो d² प्लस 2d, इसको अलग ही रखना है, ठीक है। और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब क्या करना है, इसको न्यूमरेटर में लेकर के जाना है, इसको आपको अंश में लेकर के जाना है। अंश में लेकर के जाएंगे तो क्या होगा, 1/d, 1 प्लस d² प्लस 2d, और इस पूरे का क्या करेंगे भाई, इनवर्स करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसका क्या करेंगे, प्रसार करेंगे, 1/d प्रसार करेंगे तो पहले क्या आएगा, 1 माइनस एक्स, एक्स तो ये है 1 माइनस एक्स, फिर प्लस एक्स स्क्वायर। अब की बार इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करोगे तो d4 अपने काम का नहीं है, d4 आएगा अपने किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमारे पास 4 का कोई टर्म ही नहीं है। d4 ये, फिर ये क्या देगा, 4d², ये देगा 4d², और फिर इन दोनों का गुणा करेंगे, क्यूब आएगा, वो भी हमारे काम का नहीं है, मतलब हमारे काम के इतने ही हैं। अब नेक्स्ट में इसका क्यूब होगा, क्यूब होगा तो 3 घात से ऊपर के ही पद आने हैं सबके पास, कोई अपने काम का नहीं है। अब ये दोनों पदों के साथ इन सबको भेजो। पहले 1 एक्स स्क्वायर से गुणा करेगा, एक्स स्क्वायर, एक्स से गुणा करेगा एक्स। अब डी स्क्वायर इसका 2 बार अवकलन करेगा, पहली बार करेगा 2x, दूसरी बार करेगा 2, यानी माइनस का 2, ठीक है। d² इसका 2 बार अवकलन करेगा, पहली बार 1, दूसरी बार 0, -2। डी पहली इसका अवकलन करेगा, -2, 2x आएगा यानी -4x। अब डी इसका अवकलन करेगा, 1 आएगा, तो यहाँ पे आ गया आपका -2, ठीक है। फिर ये 4d² इसके पास जाएगा, इसका 2 बार अवकलन करेगा तो आपको ये 2 देगा, और 4 × 2 8 हो जाएगा। ये इसका 2 बार करेगा, 0 हो गया। ये वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। x² -3x और प्लस का 4, यानी ये वैल्यू आ गई आपके पास 1/d x² -3x, x² माइनस, हाँ ठीक है, 3x और प्लस का 4। अब ये 1/d, इसका समाकलन कर दो, समाकलन करते ही आपको क्या मिलेगा, x³ -3x²/2 और 4x। बस ये इसका पीआई हो गया। CF प्लस पीआई दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। CF प्लस पीआई दोनों को आप क्या करो, इसमें ऐड कर दो, आपका हल हो जाएगा। अब इसमें देखो, ये e की पावर ax वाला मेथड लग जाएगा, ये cos ax वाला मेथड लग जाएगा, और इसमें x की पावर n वाला मेथड लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से सोल्व करके देखिएगा, कोई दिक्कत आए तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपके जो प्रीवियस ईयर्स पेपर है ना, उनमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना इस टाइप के, उनको आप जरूर सोल्व कर लीजिएगा। मे बी इनमें वो आ गए होंगे, नहीं आए हैं, अगर कोई छूट गया है और आपसे नहीं हो रहा है तो मुझे अपने टेलीग्राम चैनल पे जो चैट बॉक्स है उसमें आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। मुझे पिक भेज दीजिएगा, मेरा नंबर जो है वो स्क्रीन पे आपके चल रहा है, तो आप उससे व्हाट्सअप नंबर पे भी आप मुझे कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा उसकी फोटो भेज करके, ठीक है। ये देखिए, इसमें x की पावर n का लगेगा, फिर इसमें e की पावर ax का लगेगा, इसमें साइन ax का लगेगा, ठीक है। इसमें e की पावर ax का, साइन ax का, और इसमें x का मेथड लगेगा। बस इसी तरीके के क्वेश्चन हैं इसमें। अब थैंक यू। ये इतना वीडियो अगर आपने देखा है, 1 घंटे और 10 मिनट का वीडियो अगर आपने देखा है, तो यकीन मान के चलिए कि आपने
4 से लेकर के 8 नंबर तक कन्फर्म किए हैं अपने, मे बी 12 भी हो सकते हैं, लेकिन आपने कन्फर्म जरूर किए हैं। कल परसों होने वाले एग्जाम में आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर हाल में मिलेंगे, अच्छे से इनको सोल्व कीजिएगा। कोई दिक्कत आए, स्क्रीन पे नंबर है, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, कॉल मत करना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, किसी भी तरीके से आप पूछेंगे आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। आज सोने से पहले आपको क्या करना है, ये पूरा काम जितना इन 3 वीडियो में करवाया गया है आप कंप्लीट करके सोइएगा प्लीज, ठीक है। और कल आपको सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग बहुत जल्दी मैं कोशिश करूंगा 8-9 बजे आपको नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाए, कम से कम 1 घंटे का, जिससे कि आप काफ़ी सारे क्वेश्चन जो सोल्व कर सकें। कोई दिक्कत आए, आई एम देयर। किससे रिलेटेड? एग्जाम से रिलेटेड। बाकी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं, सारी परेशानियों का हल मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। खुद कुछ परेशानियां आपको खुद को अपने दम पे दूर करनी होंगी, जो आपकी इस एग्जाम से रिलेटेड होंगी उनको मैं दूर करने की पूर्णतया कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपने सभी साथियों के साथ क्लास का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे ऐप पे बीएससी 3rd ईयर, बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट, बीएससी सेमेस्टर सेकंड सबके कोर्स अवेलेबल है। कल गुरु पूर्णिमा है, एक बार फिर आप सभी को उसकी बधाई। कल उन पे ऑफर प्राइस होगा, तो आप जितने भी आपके साथी अगर बीएससी 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं, बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट में अगर न्यू स्टूडेंट अगर एडमिशन ले रहे हैं, तो आप उनको जरूर जोड़िए प्लीज। एक बार आप उन्हें जोड़ के देखिए, उन्हें कहिए विश्वास करके देखिए, ठीक है। 2-2.5 हजार रुपए की रकम एक बार आप है ना इन्वेस्ट करके तो देखिए। अगर आपको उसका प्रतिफल ना मिले तो फिर कहिएगा, 1 साल के बाद आप बोल दीजिएगा कि सर नहीं, पैसे वेस्ट हो गए, मैं आपका पूरा पैसा वापस कर दूंगा। अगर आपने पूरी ईमानदारी से मेहनत की होगी और आप ये कहते हो कि सर, पर आपको ईमानदारी से, ये बात भी आपको माननी पड़ेगी कि आपने ईमानदारी से मेहनत की और उसके बाद आपको अगर उसका प्रतिफल ना मिले तो आप मुझे कहिएगा, ठीक है। तो चलते चलते एक बार फिर आपको कल गुरु पूर्णिमा है, उसकी शुभकामनाएं। मेहनत कीजिए, आज रात ये काम कंप्लीट करके सोना है। धन्यवाद।